ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें एसेट्स किसके बराबर होती है, लायबिलिटीज के बराबर होती है। जिस तरीके से तराजू, अगर यहां पे कुछ मत रखो तो भी तराजू जो है वो बराबर रहता है, होता है ना, ऐसे ही ये इक्वेशन कि जो एसेट्स है वो बराबर होता है ऑनर इक्विटी प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज के, या फिर ऐसे कह सकते हो कि एसेट जो है वो बराबर है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। कहो अगर एसेट साइड का टोटल 1 लाख रुपए है तो इन दोनों का टोटल भी 1 लाख रुपए ही होगा। इसको हम आगे चल के और डिटेल में समझेंगे। इसके लिए मैंने बताया था कि चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए बैलेंस शीट आपको आनी चाहिए। बैलेंस शीट में ये एसेट साइड के कुछ आइटम और लायबिलिटी साइड के कुछ आइटम है जो याद होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी आइटम है करंट एसेट्स का पार्ट है, जिसमें कैश, बैंक, डेटर, बीआर, स्टॉक, इसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम, ये सारे के सारे जो आइटम है वो किसके आइटम है, करंट एसेट के। इसी तरीके से फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, ये सबके सब आइटम किस चीज के हैं, फिक्स एसेट्स के। इसके बाद क्या बताया था, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क और गुडविल, ये जो आइटम है वो इंटेंजिबल एसेट्स के आइटम है। इसी तरीके से क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सभी के सभी जो आइटम है वो किसके हैं, करंट लायबिलिटीज। इसके बाद हमने बताया था बैंक लोन और मोर्गेज, ये लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का पार्ट है। इसके बाद रिजर्व फंड और जनरल रिजर्व, ये रिजर्व का, और ये कैपिटल, ये ऑनर की इक्विटी है, ये ऑनर की इक्विटी है। अच्छा जी, ये बात समझने के बाद ये तो बता ही दिया कि ये जो एसेट साइड का टोटल है और लायबिलिटी साइड का टोटल है वो बराबर आएगा। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात कि भाई राज की बात क्या है, वो ये है कि ये जो मुरारी लाल है, ये मुरारी लाल इस बिजनेस में 15 लाख रुपए लगा के बैठा है। एक अच्छी सी बिल्डिंग बनवाई है इसने, भाई वहां पे सीटिंग अरेंजमेंट रखा है ताकि बंदे समोसे लेने आए और बैठ के खा के जाए। अच्छे अच्छे बहुत टेस्टी समोसा बनाता है ये, और इसलिए 15 लाख रुपए लगाए, फुल्ली एसी। अब इसका मेन पर्पस क्या है, पैसा कमाना, इसलिए क्या कर रहा है, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है जी, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये भाई साहब जो इस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके बैठे हैं, इनका मेन पर्पस है पैसा कमाना। क्या पर्पस है, पैसा कमाना। इस बात का खास ध्यान रखेंगे आप। इनका मेन पर्पस है अर्निंग। क्या करना जी, अर्न करना, पैसा अर्न करना। ठीक है, हेलो, गुड। अब आपको बता दें, ये जो इसने पैसा लगाया है, इस पैसे पे इंपैक्ट पड़ेगा। अगर इसको कोई लॉस हो जाए, कोई खर्च करेगा या ड्राइंग करेगा, तो इससे इसकी कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कोई प्रॉफिट है, कोई इनकम है, कोई गेन है, इनसे इसकी कैपिटल जो है वो बढ़ जाती है। तो कैपिटल पे इंपैक्ट आपको समझना होगा। ओके जी, इन सभी में ये जो गोल्डन रूल बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस से अलग है। मतलब समझो, इस मुरारी लाल ने ये समोसे का बिजनेस किया और आप इसके अकाउंटेंट हैं, तो याद रखना आपको बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, पॉइंट टू बी नोटेड जो मैं बोल रहा हूं, बिजनेस के ऊपर एक ट्रांजैक्शन का क्या इंपैक्ट पड़ा वो सोचना पड़ेगा। कौन सोचेगा, कौन सोचेगा, बिजनेसमैन सोचेगा। अरे भाई अकाउंटेंट सोचेगा, रामलाल सोचेगा, आप सोचोगे बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा। अभी मुरारी लाल ने इस बिजनेस में पैसा लगा दिया। जैसे आप किसी दोस्त से उधार ले लेते हो, आप किसी दोस्त से उधार ले लेते हो पैसे की, यार तू मुझे उधार दे दे, तो पैसे वापस नहीं करने होते, करोगे? बच्चा कह रहा नो, पैसे नहीं करोगे वापस। बहुत बढ़िया बेटा, दोस्त एक बार दे देगा, दोबारा पैसे नहीं देगा तुम्हें अगर तुमने उसके पैसे नहीं लौटाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हाँ, कभी मान लो अगर फिसल गए, गिर गए, तो कहेगा चल मर जा, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हेल्प भी नहीं करेगा, बिल्कुल। तो इसलिए दोस्त के पैसे तो बिल्कुल मत खाना, दोस्त के पैसे तो बिल्कुल मत मारना, कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप अपने किसी दोस्त से पैसे उधार लेते हो तो रूल ये कहता है कि भाई उसको वापस भी करना है, ये आपके लिए कर्ज है। क्या है ये, कर्ज है। तो इसको समझते हैं जरा एक एक कॉन्सेप्ट को,
और आज हम बात करेंगे गोल्डन एंट्रीज की, कि बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, बिजनेस के ऊपर किसी एंट्री का क्या इंपैक्ट पड़ता है। अभी हम बात करेंगे गोल्डन एंट्रीज की, तो इसमें कोई बुक की जरूरत नहीं है, और अभी मैं शुरू के 2 क्लास तो एटलीस्ट कोई यूज नहीं कराऊंगा किसी भी क्वेश्चन का। पहले अभी कॉन्सेप्ट समझो कि हर एक ट्रांजैक्शन का बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। यहां पे बात कर रहे हैं हम, मिस्टर एक्स ने स्टार्ट किया बिजनेस, जिसमें कितना पैसा लगाया इसने बिजनेस में? हाँ जी, यहां पे लगाया हमने कि नहीं 15 लाख नहीं, अभी यहां पे जो नया एग्जांपल है उस एग्जांपल के तहत हमने कितना पैसा लगाया बिजनेस में? 1 लाख रुपीस लगाया। जरा ध्यान से देखना जो मैं कह रहा हूं। मान लो ये भाई साहब हैं, इस भाई साहब का नाम है मिस्टर एक्स। इस भाई साहब ने अपना बिजनेस में पैसा लगाया। अच्छा, जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है इसको क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आई जी? कैपिटल। अब जरा जो बात कह रहा हूं वो बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। ये क्या है? हमारा बिजनेस है। अगर मैं बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट बोलूं कि बिजनेस के ऊपर वो 2 इंपैक्ट बताओ जो होगा बिजनेस के ऊपर, आपको बता दें, बिजनेस को आप एक इंसान मान के चलो, बिजनेस को आप एक इंसान मान के चलो। जैसे मान लो मैं हूं, आपने मुझे 1 लाख रुपए दिया, मुझे दिया, तो मुझ पे क्या होगा बताओ? कोई बता सकता है कि मुझ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर मुझे, आपने है पैसे 1 लाख रुपए? नहीं, चलो कोई नहीं यार, मान लो ऐसे ही मान लो 1 लाख रुपए आपने दिया मुझे। सर अभी तो कमाते नहीं, अभी तो पापा के ऊपर डिपेंडेंट है, और आप कह रहे हो 1 लाख रुपए। अरे मान लो भाई 1 लाख रुपए आपने मुझे दे दिया, मेरे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल ठीक कहा एक बच्चे ने, मेरे ऊपर क्या होगा? आपसे अगर मैंने पैसे लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी अपने दोस्त से पैसे लेते हो, तो आपके ऊपर क्या होगा? लाओ जी पैसे आ गए। तो एक तो आपके ऊपर कैश बढ़ जाएगा, यस और नो? कैश आपका बढ़ जाएगा। क्या होगा? कैश बढ़ जाएगा। दूसरा जो आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि भाई ये पैसे लौटाने हैं या नहीं लौटाने। देखो, बिजनेसमैन किसी भी बिजनेस में पैसा इसलिए लगाता है ताकि उसे प्रॉफिट हो, और कल को बिजनेस बंद होगा तो उसे उसका पैसा मिल जाए। ठीक है, आप अगर ये मान के चलो कि आपने अपने किसी दोस्त से पैसे उधार लिए हैं, आपने मुझे ही दे दिया पैसे, तो मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? एक तो मेरे पास पैसे आ जाएंगे, चलो 100 रुपए दे दिया आपने मुझे, मान लो मैंने 100 रुपए उधार मांगा कि यार 100 रुपए दे दो, मुझे जरूरत है। आपने मुझे 100 रुपए दिया तो 100 रुपए तो आ गया, लेकिन ये 100 रुपए मेरे ऊपर कर्ज है। क्या है? क्या है? आज नहीं तो कल मुझे ये पैसे लौटाने हैं। तो मतलब मैं कह सकता हूं इसको, जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। और एक्चुअली ये बिजनेसमैन जो बिजनेस में पैसा लगाएगा ना, इस वाली लायबिलिटीज को हम लायबिलिटीज नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या बोलते हैं? तो कर्ज बढ़ जाएगा। समझ में आया? ये बस 2 इंपैक्ट है, वही बात मैंने यहां लिखी है कि अगर मिस्टर एक्स बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाता है तो बिजनेस में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? बिजनेस में एक तो कैश बढ़ जाएगा और दूसरा कैपिटल बढ़ जाएगा, जो एक लायबिलिटीज है। क्या है? लायबिलिटीज है। क्लियर है जी? हेलो? एक अगली ट्रांजैक्शन है हमारे पास, परचेजेस गुड्स फ्रॉम कैश, सॉरी फ्रॉम कह रहा हूं मैं, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर ए। मिस्टर ए, चलो यहां पे मैंने एक मिस्टर विजय लाल लिया हुआ है, अभी इसको हम हटा देते हैं। ये करेक्टर वैसे हमारा विजय लाल ही है, बट अभी चलो हटा दिया हमने। इन भाई साहब से एक सामान खरीदा। क्या खरीदा? सामान। क्या खरीदा? गुड्स। क्या खरीदा जी? गुड्स परचेज किए। मतलब इन भाई साहब ने हमारे बिजनेस को सामान बेचा, तो हमने क्या किया? खरीदा। क्या किया? खरीदा। अब अगर हम सामान कहीं से खरीद के लेके आएंगे तो बिजनेस पे क्या फर्क पड़ेगा? जरा ध्यान से समझना। इसको ऐसे समझते हैं, आप एक दुकान गए और दुकान पे एक बिस्किट का पैकेट खरीद के लेके आए, आपके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? पैसे चले जाएंगे। इधर देखो सामने, एक तो आपके जेब से पैसा चला गया, दूसरा बिस्किट का पैकेट आ गया। हाँ या ना? मतलब गुड्स आ गया।
यही बात बिजनेस के ऊपर भी फर्क पड़ा कि अगर बिजनेस ने कोई सामान बाहर से खरीदा है तो एक तो बिजनेस के जेब से पैसा चला जाएगा, यस और नो, और बिजनेस में गुड्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गुड्स आ जाएगा। यही हमने यहां बताया कि गुड्स आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक, सामान बढ़ जाएगा, और दूसरा कैश कम हो जाएगा। कितने से? 10,000 से। कितने से जी? 10,000 से। अब जरा ध्यान से देखिए, जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ये है परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी ₹15,000। पॉइंट टू बी नोटेड, इससे पहले में हमने सामान खरीदा, लेकिन यहां पे साफ लिखा हुआ था कैश पे। किस पे खरीदा सामान? कैश पे। मतलब हमने इन भाई साहब को कैश दिया और बदले में क्या आ गया? इन भाई साहब ने हमें गुड्स दिया। ऐसा ही है, हाँ या ना? लेकिन अभी क्या है, इस वाले में हमने इन भाई साहब को कैश दिया क्या? हाँ या ना? अभी कोई कैश नहीं दिया हमने, लेकिन हमने सामान खरीद लिया। ऐसा होता है, दुकानदार के पास जाते हो और आप कहते हो भैया एक बिस्किट का पैकेट दे दो, वो दे देता है आपको। दे देता है भाई, पड़ोस वाला होगा तो जानता ही होगा आपको, रोज सामान लेने जाते हो तो दे देगा उधार या नहीं? दे देगा। तो कहे तो जो गुड्स है वो तो आ जाएगा, लेकिन क्या आपके जेब से कैश गया? हाँ या ना? इतना बताओ मुझे। आपने उसको पैसे दिए? नहीं, आपने उसको पैसे नहीं दिए, तो इसका मतलब है आपके सर के ऊपर कर्ज चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा? कर्ज। ये जो भाई साहब है जिनसे हम सामान खरीदते हैं, इसको बोलते हैं क्रेडिटर। अभी यहां पे मतलब ये भाई साहब जो हैं, जो हमें सामान बेचता है, ये एक तरीके का सप्लायर है। कौन है? सप्लायर, जिनसे हम सामान खरीदते हैं। तो आपको बता दें कि मिस्टर बी इसको हम बोलेंगे, अब जो सप्लायर है वो हमारा क्रेडिटर होगा। कौन होगा? क्रेडिटर। और आपको बता दें, ये जो क्रेडिटर है ये एक तरीके की लायबिलिटीज होती हैं। याद करो, मैंने जब बैलेंस शीट बताया तो बैलेंस शीट में मैंने लायबिलिटीज में क्रेडिटर को लिखा। क्लियर है जी? सर क्या सप्लायर ही क्रेडिटर होता है? नहीं, सप्लायर वो बंदा होता है जो हमें माल क्या करता है? सप्लाई करता है। अब ये जो सप्लायर भाई साहब हैं, ये माल हमें उधार पे भी दे सकते हैं और कैश पे भी दे सकते हैं। तो पीछे जब भाई साहब ने हमें माल कैश पे दिया, मतलब हमने पैसे दिए और बदले में हमें सामान दे दिया, लेकिन यहां पे ये भाई साहब को हमें भी याद रखना पड़ेगा और ये भी हमें याद रखेगा, क्योंकि हमने इससे माल उधार लिया है। क्या किया है? उधार लिया है। इसलिए मिस्टर बी क्रेडिटर, एक कर्ज चढ़ेगा कि आज नहीं तो कल इस बंदे को पैसे देने हैं। तो जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं उसको? क्रेडिटर। क्लियर है जी? तो इसलिए स्टॉक बढ़ जाएगा और मिस्टर बी क्रेडिटर बढ़ जाएगा। मिस्टर बी तो हमने आपको नाम ऐसे ही बताया, इसको मैं अंदर रख लेता हूं। चलो, क्रेडिटर बढ़ जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा जी? क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कर्ज बढ़ जाएगा हमारा, सर पे कर्ज आ जाएगा। क्लियर है? पास वाली दुकान से बिस्किट का पैकेट उधार खरीद लाए तो पैसे तो दिए नहीं, लेकिन बिस्किट का पैकेट आ गया, तो आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा? आपके पास गुड्स आ गया और बदले में पैसे नहीं गया, तो कर्ज चढ़ गया। इस कर्ज का नाम है यहां पे क्रेडिटर। क्या नाम है? क्रेडिटर। हमेशा लायबिलिटीज नहीं लिख सकते सर? नहीं, सबका नाम है। अगर लायबिलिटीज लिख सकते तो बैलेंस शीट में मैं इतने सारे नाम क्यों बताता आपको? ठीक है? क्लियर है जी? मजा आ गया? तो एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे ध्यान देने वाली बात है, जब किसी बंदे का नाम लिखा हो सेंटेंस में और ये ना बताए कि कैश पे लिया है या नहीं, कैश कहीं भी नहीं हो, तो इसका मतलब उधार लिया है। क्या मतलब है इसका? उधार पे लिया है, क्रेडिट पे लिया है हमने माल। किस पे लिया है माल? उधार पे लिया है। क्लियर है जी? ऐसे ही एक अगली एंट्री है,
परचेज गुड्स फॉर ₹5,000, तो ना तो यहां पे कैश का कोई नाम है और ना ही यहां पे कैश का नाम है और ना ही यहां पे हेलो क्रेडिटर का नाम है। तो हम भाई आपको जब नाम ही नहीं बताया कि माल किससे खरीद के लेके आए, बस ये बोल दिया कि हमने 5,000 का माल खरीदा है, आपको सपना आएगा कि हमने इस बंदे से माल खरीदा है। इसका मतलब माल कैश पे खरीदा है। किस पे माल खरीदा है? कैश पे। तो इस एंट्री के हिसाब से ये हमारा कैश पे रिफ्लेक्शन आएगा। किस पे आएगा जी? कैश पे। तो बिल्कुल ठीक, कर्ज का कोई यहां पे लेना देना नहीं है, आपका जो कैश है वो कम हो जाएगा। क्लियर है जी? और स्टॉक बढ़ जाएगा। अगर सेंटेंस में क्या लिखा हो, परचेज गुड्स फॉर ₹5,000, ना ही कैश और ना ही किसी का नाम। तो 3 एंट्री सीखी। सबसे पहले सीखा कि परचेज गुड्स फॉर ₹this अमाउंट, मतलब कैश में, और नाम भी लिखा हो। जब कैश और नाम दोनों लिखा हो तो कैश में, जब सिर्फ नाम लिखा हो तो इसका मतलब उधार पे, और जब कुछ भी ना बताए तो इसका मतलब क्या है? कैश पे। क्लियर है जी? तो स्टॉक बढ़ जाएगा और कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है जी? मजा आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, हमने मिस्टर बी को 14,500 रुपए दे दिए, लेकिन इसके आगे एक लाइन लिखी हुई है इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट का मतलब है हमने अभी पीछे देखो ना, यहां पे एंट्री नंबर ये 3 में हमने मिस्टर बी से कितने का माल खरीदा था? 15,000 का। और अभी इस वाली एंट्री में हमने 14,500 रुपए बी को दे दिए। इसको हम बाद में समझेंगे, पहले इसको समझो। ये अभी देखो, हमने इस भाई साहब को कैश वैश तो कुछ दिया नहीं। हेलो, अभी इसको समझो। हमने इन भाई साहब से कितने का माल खरीदा था? पीछे 15,000 रुपए का माल उधार पे खरीदा था। अब हम इन भाई साहब को पैसे वापस देने जा रहे हैं कि भाई साहब अपने पैसे ले लो। अगर हम इन भाई साहब को पैसे वापस देंगे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जरा इस चीज को ध्यान से देखना। देखो, एक तो हमारे जेब से 15,000 देने थे, लेकिन कितना दिया है यहां पे देखो ना, हमने यहां पे पैसे कितने दिए हैं ये मत देखो, अभी ये बाद में बताऊंगा। कितने पैसे दिए? 14,500। तो हमारे जेब से, मतलब बिजनेस में 14,000 कैश कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 14,500। और ये भाई साहब जिनका नाम क्या है? मिस्टर बी। क्या नाम है जिनका? मिस्टर बी। इनको पैसे कितने देने थे हमें? 15,000। तो क्रेडिटर कम हो जाएगा 15,000 से। सर क्या बात कर रहे हो, ये समझो जरा ध्यान से। क्रेडिटर कैसे कम होगा, इस चीज को जरा ढंग से समझो। देखो जरा ध्यान से समझो। अगर मान लो आप बिस्किट का पैकेट लेने जा रहे हो और आप बिस्किट का पैकेट खरीद के ले आए और उस भाई साहब ने आपको बिस्किट का पैकेट 12 रुपए का दिया। आप नॉर्मली दुकान पे नहीं जानते हो, लेकिन दुकानदार आपको जानता है कि आप किसकी बेटी हो या किसका बेटा हो। आप दुकानदार के पास गए, आपने बोला बिस्किट का पैकेट दे दो, मम्मी से पैसे ले लेना। भाई दुकानदार ने आपको 12 रुपए बोल दिए कि 12 रुपए लेके आना। अब घर पहुंचे तो मम्मी ने बोला 12 रुपए? 12 रुपए का नहीं आता है, 10 रुपए का आता है, उसी की दुकान से तो लेके आते हैं हम। उन्होंने पूछा कौन है जी? तो आपने बोला जी वो जो अंकल है ना, उनकी मम्मी थी आज बैठी हुई। तभी आपकी मम्मी बोलती है तभी उसने 12 रुपए का दिया। तो मम्मी ने बोला कि ऐसा है, बहुत ज्यादा हो गया, ले पकड़ उसको पैसे दे, क्या नहीं तो ये चिक चिक करेगी। आप गए उसकी दुकान पे, आपने बोला आंटी कितने का बताया था आपने मुझे? उन्होंने कहा 12 रुपए का। आपने कहा मेरी मम्मी 10 रुपए का लेके जाती है, 10 का देना तो बोलो, नहीं तो साथ की दुकान से ले आती हूं। भैया तो 10 रुपए का देते हैं, अंकल भी 10 रुपए का देते हैं, मेरी मम्मी रोज लेके जाती है। उसने कहा हाँ बेटा मेरे से गलती हो गई। या उसने कहा चल कोई बात नहीं बेटा, 12 रुपए का ही बिकता है, लेकिन हम तुम्हें 10 रुपए का दे देते हैं बिस्किट। और आप उसे 10 रुपए पकड़ा के आ गए। पहले कर्ज कितने रुपए का था आपके ऊपर? 12 रुपए का। और आप उसे 10 रुपए के दे के आओगे तो अगली बार जब उसकी दुकान पे जाओगे तो बोलेगी बेटा वो तेरे 2 रुपए हैं, दे दे जरा। बोलेगी? बोल सकती है? अरे हाँ या ना तो बोलो। वो बोलेंगे कि 2 रुपए और दे दे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। पता है क्यों? क्योंकि सेटलमेंट हो चुका है ना। भाई 12 रुपए का सामान लेके गए आप, वो 10 का मिलता था, आपने उसे 10 रुपए पकड़ाया और बोला कि जी रख लो, मामला खत्म।
तो इसका मतलब है आपके सर से कर्ज कितने का उतरा, जो 12 रुपए देने थे उसकी सेटलमेंट आपने 10 रुपए देके कर दिया, तो मतलब पूरी फुल सेटलमेंट हो गई। सामने वाला बंदा आपको टोकेगा नहीं कि आपके मेरे वो 2 रुपए भी बचे हुए हैं। ऐसे ही यहां पे हमने सामान खरीदा 15,000 का, हमने उसको 14,500 रुपए दे दिए, 500 रुपए हमने नहीं दिए, और इसलिए नहीं कि बाद में दे दूंगा, इसलिए कि भैया रफा दफा करो मामला यहीं पे, बस डिस्काउंट दे दो मुझे, तो आपको मिल गया डिस्काउंट। क्या मिल गया आपको? डिस्काउंट। कितने का मिल गया जी डिस्काउंट? हेलो, आपको बता दूं, ये जो एक तरीके का डिस्काउंट समझ लो आप, या कुछ भी समझ लो, चलो मैं इसको डिस्काउंट कहता हूं, ये एक तरीके का आपके लिए गेन है, फायदा है। कितने का? 500 रुपए का। और ये जो डिस्काउंट है, ये जो गेन है आपके लिए, आपको बता दें, इससे कैपिटल पे इंपैक्ट पड़ेगा, तो आपको फायदा हुआ या घाटा हुआ? हेलो, फायदा। तो कैपिटल इससे बढ़ेगा या घटेगा, मुझे इतना बताओ। बढ़ जाएगा? पीछे बताया था मैंने आपको। तो देखो, कैश हमारा 14,500 से कम हो गया, क्रेडिटर जो मिस्टर बी है उसकी फुल सेटलमेंट हमने 15,000 पे कर दी, और कैपिटल एक तरीके का गेन था, फायदा। यहाँ पे डिस्काउंट मत लिखो, डिस्काउंट मेरे ख्याल से ठीक वर्ड नहीं है, मतलब एक तरीके का मिला तो डिस्काउंट ही, लेकिन आपके लिए फायदा है, इसको गेन ही रखो तो ज्यादा ठीक है। तो गेन, आपको गेन कितने का हो गया? 500 रुपए का। क्लियर है जी? मजा आ गया? डियर, इन सभी एंट्री को बहुत डेप्थ में समझना इसलिए जरूरी है कि अगर अभी आप डेप्थ में नहीं समझोगे तो बाद में आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आप सोच नहीं पाओगे, और जब तक आप लॉजिकली नहीं सोच पाओ इसको, तब तक कोई भी ट्रांजेक्शन आप ठीक तरीके से नहीं कर पाओ। रट्टाफिकेशन कर लेने से थोड़ा ना सब कुछ हो जाएगा। चलिए, तो मैंने अभी पीछे बताया था, लॉस, एक्सपेंस, ड्राइंग, इन सब से कैपिटल बढ़ती है या घटती है? घटती है। और प्रॉफिट, इनकम, गेन्स, इन सब से कैपिटल बढ़ती है? बढ़ती है। ये राज की बात थी जो पिछली क्लास में भी हमने आपको बताया था। इसके बाद सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश ₹12,000। 11,000 का सामान मोहन को हमने कैश में बेच दिया। कितने रुपए का? आवाज नहीं आई जी? 12,000 रुपए में बेच दिया हमने। कितने का सामान था वो? 11,000 रुपए का। मतलब 11,000 रुपए वाला सामान मोहन को हमने 12,000 में बेच दिया। कितने में बेचा? 12,000 में। देखिए, यहां पे इंपैक्ट के बारे में बात करें तो इसको पहले एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये बिजनेस है और हमने इस भाई साहब को हमने माल बेच दिया। क्या किया? सेल किया। क्या किया? माल हमने इसको बेच दिया। अगर आप सामान बेचोगे तो सबसे पहली बात बता दूं मैं आपको कि आपके पास गुड्स कम हो जाएगा, सामान चला जाएगा। वो सामान था कितने का? 11,000 का। बता दूं तो 11,000 रुपए का सामान आपके पास से जाएगा। कितने का सामान चला जाएगा? 11,000 का। एक बात और, यहां पे साफ साफ लिखा है कि इस भाई साहब को जो सामान बेचा है वो किस में बेचा है? कैश में। अगर सामान कैश में बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा या जाएगा? पैसा आएगा। तो आपके जेब में पैसा कितना आएगा? 12,000 रुपए आएगा। यस और नो? और बीच का प्रॉफिट है। क्या है बीच का? भाई 11,000 का सामान अगर किसी को 12,000 का बेचोगे तो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट से इंपैक्ट किस पे पड़ता है? कैपिटल का। तो इससे 1,000 पे आपका जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगा। क्लियर है जी? हेलो? मतलब बिजनेस के ऊपर एक तो बिजनेस से सामान चला जाएगा, बिजनेस में कैश आ जाएगा 12,000, और ये जो कैपिटल है, कैपिटल बढ़ जाएगा, मतलब प्रॉफिट बढ़ गया 1,000 से, तो इसे कैपिटल पे इंपैक्ट पड़ेगा। ये हमने इसकी ट्रांजैक्शन आपको यहां पे बताई हुई है। ओके जी? इसी तरीके से जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो भी कुछ यही है, ऐसे ही बिल्कुल सेम, लेकिन यहां पे हमने कुछ लिखा हुआ है। जब लाउडली बोल के बताओगे क्या लिखा हुआ है, पूरा टोटल लाइन बोलो। 14,000 का सामान हमने रमेश को 13,000 में बेच दिया। हो सकता है यार किसी भी वजह से बेच दिया हो हमने, लेकिन हमने रमेश को सामान बेच दिया। अब आपने अगर रमेश को सामान बेचा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जरा ध्यान से देखो। आप अगर सामान बेच रहे हो तो एक तो आपके पास से गुड्स कम हो जाएंगे, हाँ या ना? कितने का सामान बेचा आपने? 14,000 वाला सामान बेचा आपने।
ठीक है। दूसरी बात आपको बता दें, 14,000 वाला सामान आपने 13,000 में रमेश को बेच दिया और कहीं भी नहीं लिखा हुआ कैश पे बेचा है आपने, इसका मतलब उधार पे बेचा है। किस पे बेचा आपने? उधार पे बेचा है। और ये भाई साहब हमारा कस्टमर है। लेकिन जब कभी भी किसी को माल उधार पे बेचते हो तो वो बंदा हमारे लिए क्या कहलाता है पता है? डेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? तो डेटर मतलब जिनसे हमें पैसे लेने हैं। एक तरीके की बता दूं, ये हमारी एसेट्स होती हैं। क्या होती हैं जी? याद होगा मैंने एसेट्स में ही लिखवाया था, डेटर होता है। कितने का, कितने पैसे लेने हैं? 13,000। कई बार होता है मान लो कोई माल बिक नहीं रहा हो, हमारी खरीद 14,000 की है, हमें लगता है यार क्यों पैसे फंसा के रखो, बेच दो इसको 13,000 में, छोड़ो। आपने बेच दिया 13,000 में, इसमें फायदा हुआ या घाटा हुआ? और आपको बता दें घाटा से कैपिटल एक तरीके का लॉस होता है यहाँ पे, और इससे कैपिटल हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कितने से? 1,000 से। कितने से कैपिटल कम हुई जी? 1,000 से। ये बात समझ में आ रही है? अगर स्टोरी समझ में आ गई तो ऊपर की लाइन तो याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा। सेम लिखा है मैंने यहाँ पे। क्लियर है जी? मजा आ गया? गुड। अब कई बार ऐसा होता है, जैसे यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे हमने बताया कि सामान हमने बेचा। किसको बेचा? मिसिंग है, नाम नहीं पता। और किस पे बेचा ये भी नहीं पता आपको। उधार पे बेचा आपने, किस पे बेचा? तो क्या मान के चलोगे आप भाई? ना तो कैश लिखा हुआ है, ना ही किसी बंदे का नाम लिखा हुआ है। क्या मान के चलोगे? आवाज नहीं आई जी। आपको मैंने पीछे बताया था, जब भी कभी ऐसा हो तो आप मान के चलोगे कि हम किस पे? कैश पे ट्रांजैक्शन है। ये लो जी, हमने यहां पे ले लिया, ये कैश की ट्रांजैक्शन है। किसकी ट्रांजैक्शन है? कैश की। और इससे अगर कैश की ट्रांजैक्शन है तो कैश बढ़ेगा और गुड्स भी बढ़ेगा। इसके लिए ये स्टोरी दोबारा समझते हैं। देखो, जैसे मान लो अगर हमने सामान इधर बेचा, सेल किया, तो एक तो आपके पास से गुड्स कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुड्स कम हो जाएगा। और एक कैश बढ़ जाएगा। समझे? अब ये बता रखा हो कि ये इतने वाला सामान इतने का बेच दिया, तब तो प्रॉफिट पता लगा सकते हो। लेकिन जब बताए ना कि कितने का सामान था और कितने में बेचा, तो प्रॉफिट कहां से पता लगाओगे? नहीं पता लगा सकते। तो बस दो ही ट्रांजैक्शन है, इसलिए मैंने बोला कि गुड्स कम हो जाएगा और क्या हो जाएगा? कैश बढ़ जाएगा। क्लियर है जी? मजा आ गया? वेरी गुड। इसी तरीके से जो नेक्स्ट एंट्री है वो है कि रिसीव्ड फ्रॉम रमेश ₹12,500 इन फुल सेटलमेंट। अभी पीछे हमने इधर देखो, इस वाले ट्रांजैक्शन में रमेश को 13,000 का माल बेचा। उसको पता चल गया भैया आपने पुराने स्टॉक दिया था। वो कहता भैया मैं तो 12,500 रुपए से ऊपर नहीं दूंगा आपको। आपने कहा चल कोई बात नहीं है, तो 12,500 ही दे दे। तो बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा जरा वो देख लेते हैं। जरा ध्यान से देखो, हमने इस भाई साहब को क्या किया था? सेल। हेलो, हमने क्या किया था? माल बेचा था, गुड्स दिया था, और उस समय उसने पैसे नहीं दिया, अब पैसे दे रहा है। तो एक तो आपके पास कैश बढ़ जाएगा, हाँ या ना? कितना पैसा आ जाएगा आपके पास? 12,500। दूसरी बात, ये भाई साहब जो रमेश हैं, ये हमारा कौन था? डेटर। ये एक तरीके का एसेट्स है। और डेटर हमारा घट जाएगा। सर क्या बात कर रहे हो, कैसे घट जाएगा? मान लो आपके पास, आप सामान बेचते हो और ऐसे आपने 3 लोगों को सामान बेचा हुआ। एक को आपने 10,000 का सामान बेचा हुआ है, एक को आपने 20,000 का सामान बेचा हुआ है, और एक को 30,000 का सामान बेचा हुआ है। ध्यान से सुनना, टोटल कितने का सामान उधार बेचा हुआ है? 10, 20 और 30, टोटल कितना? 30,000। आवाज नहीं आई जी? एक को आपने 10,000 का सामान बेचा हुआ है, एक को 20,000 का, और एक को 30,000 का। टोटल कितने का सामान बेचा हुआ है? 60,000 का। एक कस्टमर जो आपसे 10,000 का सामान उधार लेके गया, वो आता है और कहता है भाई साहब वो आपके 10,000 पे ले लो। तो अब आपको बाहर वालों से कितने पैसे लेने हैं? लाउडली बोल के बताओ। 50,000 लेने हैं। तो डेटर कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। समझ में आया? कई बार बच्चे बोलते हैं सर इससे बढ़ जाएगा। अरे भाई कैश बढ़ेगा, डेटर नहीं बढ़ेगा, समझे? तो डेटर इससे कम हो जाएगा। कितने पैसे, कितना उस बंदे ने आपके
मतलब अपने ऊपर से कर्ज उतारा, मतलब आप कितना उसके अकाउंट में, मान लो जैसे अभी बिस्किट वाला एग्जांपल दिया था मैंने, ऐसे ही मान लो आपसे भाई साहब सामान लेने आया और आपने अपनी डायरी में लिख लिया कि इस भाई साहब को मैंने ना 13,000 रुपए का माल दिया, तो आप 13,000 को पूरा काट दोगे और लिख दोगे बैलेंस 500 रुपए, ऐसा करोगे? हाँ या ना? आप पूरा 13,000 काट दोगे, समझ में आया? तो इसका मतलब डेटर हमसे कितने से कम हो जाएगा? 13,000 से डेटर कम हो जाएगा। क्लियर है जी? कितने से डेटर कम होगा? 13,000 से। और लास्ट आपको बता दें, एक कैपिटल मतलब एक तरीके का आपके लिए लॉस हो गया, यस और नो? और इस लॉस से कैपिटल क्या हो जाएगा? कम। कितने का? 500 रुपए का। सबको समझ में आ रहा है जी? मजा आ रहा है? वेरी गुड। आइए जरा नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं। कहते हैं परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 15,000 रुपीज। अब बताया नहीं कि किससे सामान खरीदा, बस खरीद लिया। पॉइंट टू बी नोटेड, फर्नीचर खरीदा है। क्या खरीदा है? फर्नीचर। एक बात बता दूं, ये कोई गुड्स नहीं खरीदे, कंफ्यूज मत होना। समझ में आया? क्या खरीदा है जी? फर्नीचर खरीदा है। मान लो ये भाई साहब हैं जिनसे इन्होंने फर्नीचर खरीदा। चलो फर्नीचर में आपको बता दें, फर्नीचर में कोई भी एसेट भी ले सकते हैं। चलो दिखाता हूं मैं आप। देखो इधर सामने थोड़ा सा बदलाव कर दिया है मैंने यहां पे कहा कि अगर मान लो कोई बिजनेस कोई फर्नीचर खरीदे या किसी भी तरीके का कोई एसेट खरीदे। क्या खरीदे? पॉइंट टू बी नोटेड, अगर इन भाई साहब से एसेट्स परचेज करे। क्या करे? तो पॉइंट टू बी नोटेड, वो हमारा एसेट बढ़ जाएगा। जैसे मान लो यहां पे मैंने फर्नीचर लिखा, फर्नीचर की जगह कार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था जब भी कभी हम कोई सामान खरीदेंगे, गुड्स खरीदेंगे, तो हम गुड्स लिखते हैं, लेकिन कोई एसेट खरीदते हैं तो गुड्स नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फर्नीचर। तो एक तो इसके पास फर्नीचर आ जाएगा। फर्नीचर हमारा एसेट होता है। सर स्टॉक भी तो हमारा एसेट होता है। हाँ एसेट होता है, लेकिन फर्नीचर फिक्स एसेट्स होता है और स्टॉक हमारा करंट एसेट्स होता है। इसकी कैटेगरी है, ये फर्क है, इसलिए समझ लो अलग कैटेगरी में डालना है। और वो रीसेल करने के पर्पज से खरीदा जाता है, जबकि ये फिक्स एसेट्स है, लंबे टाइम यूज करने के पर्पज से खरीदा जाता है। समझे? तो फर्नीचर हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है जी? दूसरा, कोई हमारा रिश्तेदार तो लगेगा नहीं जो आपको कहेगा ले जा भैया ऐसे ही, है ना? तो इससे क्या हो जाएगा? एक तो कैश कम हो जाएगा। क्लियर है जी? हाँ या ना? तो अगर हम कोई एसेट खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं? एसेट खरीदते हैं, तो गुड्स नहीं लिखोगे। बेशक यहां पे वर्ड लिखा हुआ है परचेज, फिर भी आप गुड्स नहीं लिखोगे। क्या लिखोगे? फर्नीचर या उस पर्टिकुलर नाम का एसेट। जैसे यहां पे बोल दिया मैंने कार, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन, कुछ भी। पॉइंट टू बी नोटेड, वो बंदा उसका बिजनेस नहीं करता हुआ होना चाहिए। कार बेचने वाले के लिए या कार डीलर के लिए कार फिक्स कार स्टॉक है, जबकि मेरे और तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कार एसेट है। जो बेड बना के बेचता है, सोफा सेट बना के बेचता है, उसके लिए वो गुड्स है। हम जैसे और तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ये एसेट है। क्लियर है जी? जो मोबाइल बेचता है, मोबाइल की दुकान वाला, उसके लिए वो गुड्स है, लेकिन मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए क्या है? क्या है? एसेट है। क्लियर है जी? तो ये आज हमने 10 गोल्डन एंट्रीज पढ़ी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये जो 10 एंट्री है आज भी नोट नहीं करने दूंगा, इसे नेक्स्ट क्लास में हम नोट करेंगे। ठीक है? बस एक बार जरा पूरा करा दूं, क्योंकि मुझे पता है आप पढ़ोगे तो फिर भी नहीं, बट अच्छा लगता है जब आप अपनी बुक से, कोई भी बुक है आपके पास, उसको थोड़ा सा रीड करो। इसे नेक्स्ट क्लास में पहले नोट कराऊंगा, फिर आगे बताऊंगा। ठीक है? तो अभी क्या करना है आपको, जो भी कोई किताब हो उससे थोड़ी बहुत रीडिंग कर लेना। उम्मीद करता हूं आज जो मैंने बातें समझाई हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी, है ना जी? गुड। तो मजा आ गया? आवाज नहीं आई जी। मजा आ गया? और कैसा लगा? चलिए, तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सभी कॉन्सेप्ट्स को आप याद करके लेके आएंगे, ये आपका होम फन में है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप सभी ने एंजॉय की होगी। कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।